हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप या यू कैन से दैट सब्जेक्ट मैटर। तो ये हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं इस पर, ताकि जो स्कोप है इंटरनेशनल रिलेशन का वो आपको समझ में आए अलग से। इसके पहले मैंने ऑलरेडी मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में डिस्कस किया था, बट मैंने सोचा कि इसमें एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। तो स्कोप की बात करें तो ये यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है इंटरनेशनल रिलेशन में। इंटरनेशनल रिलेशन में किन किन एरियाज का स्टडी किया जाता है, बेसिकली उसे हम कहते हैं स्कोप या सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस लेक्चर को डिटेल में शुरू करने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरे कंटेंट से हेल्प हो रही है और एडवांटेज मिल रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या कोई अदर एकेडमिक हेल्प चाहिए तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर रिप्लाई करने की। सो थैंक यू फॉर ऑल दी सपोर्ट गाइस। तो स्कोप और सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए यहाँ पर, तो बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि ये नॉट वेल डिफाइंड, मतलब इट इज नॉट इट वेल सेटल्ड कि हाँ ये सब्जेक्ट मैटर है, राइट। तो एक डिबेट चलता रहता है कि जो स्कोप है या सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल रिलेशन का वो क्या है। तो आपको जैसे पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जहाँ पर वेरियस स्टेट, दो या दो से ज़्यादा जो नेशन स्टेट हैं, कंट्रीज हैं, उनके बीच में इंटरैक्शन को स्टडी करना, ये किसके दायरे में आता है? इंटरनेशनल रिलेशन के दायरे में आता है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोस्टली हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहता है पॉलिटिकल डोमेन में, जबकि इंटरनेशनल रिलेशन में कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है अमंग द वेरियस या डाइवर्स एरियाज ऑफ स्टडी, जैसे कि पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, देन द कल्चरल रिलेशन हो गया। तो जो आईआर है एक सच अ डिसिप्लिन जो बहुत ही यंगेस्ट है, और इसकी शुरुआत एक सिस्टमेटिक तरीके से कब होती है? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है, और इसके बाद से फर्स्ट चेयर इस्टेब्लिश की जाती है आईआर को पहली बार सिस्टमेटिक एज अ डिसिप्लिन स्टडी करने का। और उसके बाद से आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट मैटर है, स्कोप है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो एक्सपैंड किया है लगातार। तो इनिशियल स्टेज में आईआर का जो 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 स्कोप था, सब्जेक्ट मैटर था, काफ़ी ज़्यादा नैरो था। पहले इंटरनेशनल रिलेशन को हम या हिस्ट्री के साथ या लॉ के साथ कनेक्ट करके पढ़ते थे। अभी हमने इंटरनेशनल रिलेशन को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में ट्रीट करना शुरू किया है। और यू कैन से दैट जो जो सब्जेक्ट मैटर है वो अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। जैसे नए जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारे नए नए मैटर्स आते रहते हैं ना। जैसे अभी प्रेजेंट में एक मैटर आप देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक समय था, आपको जैसे थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो एक टाइम था जब यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई हो रही थी, कोल्ड वॉर चल रहा था, बाईपोलर वर्ल्ड चल रहा था। उसके बाद यूएसएसआर वीक हो जाता है, कमजोर होता है, कोलैप्स हो जाता है, यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाता बन जाता है। देन उस समय नई थ्योरीज, नए कंसेप्ट आएंगे। प्रेजेंट में अभी क्या है? चाइना की एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है और यूएस की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। दूसरी तरफ कई सारे अदर सुपर पावर्स धीरे धीरे इमर्ज हो रही हैं, जैसे कि इंडिया भी एक उसमें से एग्जांपल है। तो इस तरीके से अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो जो जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज होती रहती है, मल्टीपल फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। अभी मान लीजिए प्रेजेंट में जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो उसकी एक अलग डायमेंशंस हो जाएगी स्टडी करने की। वेरियस इसके बाद जैसे कोविड-19 आ गया, पेंडेमिक आया, लॉकडाउन लगे दुनिया भर में, तो उसमें एक नई स्टडी करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से नए इम्पैक्ट पड़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस पे और इंटरनेशनल इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में। तो एक तरीके से जो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ये कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रही है, कॉम्प्लेक्स हो रही है एंड फास्ट चेंजिंग सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है इन दिस ग्लोबलाइज्ड एरा। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से वर्ल्ड एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हुआ है, मार्केट इंटीग्रेट हुई है, एक नई तरीके के जो स्कोप है, सब्जेक्ट मैटर्स हैं, वो उभर कर आए। ओके, जैसे अभी प्रेजेंट में इन्वायरमेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर्स इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट मैटर का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि फास्ट चेंजिंग ग्लोबलाइज्ड एरा में इंटरनेशनल
रिलेशन के सब्जेक्ट मैटर और स्कोप को आप लिमिट नहीं कर सकते हो कि बस यही सब्जेक्ट मैटर है। जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज होता जाएगा आपको सब्जेक्ट मैटर ऐड ऑन करते जाएंगे। तो हम कुछ मेजर सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कुछ मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्ट मैटर स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के अंडर में आते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप कर सकते हो, स्टडी ऑन द स्टेट सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंटरनेशनल रिलेशन में किस चीज़ का स्टडी किया जाता है, स्टेट सिस्टम का, राइट। जैसे आप देखेंगे कि नेशन स्टेट सिस्टम कैसे एग्जिस्टेंस में आया, तो वेस्टफेलियन ट्रीटी हो गई। इसके पहले इंटरनेशनल रिलेशन में डोमिनेंस किसका होता था, यूरोपियन कंट्रीज का। तो उस समय इंटरनेशनल रिलेशन को जो इनिशियल स्टेज में थी जब इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसे बोला जाता था यूरोसेंट्रिक इन नेचर। मतलब ज़्यादातर जो मुद्दे थे इंटरनेशनल रिलेशन के, जो इश्यूज थे, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी था, इवन जो नेशन स्टेट का भी स्टडी किया जाता था, वो कहाँ से बेस्ड होते थे, यूरोपियन कंट्रीज के बेस्ड होते थे। तो इसे यूरोसेंट्रिक नेचर बोलते थे इंटरनेशनल रिलेशन का। तो इनिशियल स्टेज में स्टेट सिस्टम मतलब यूरोपियन स्टेट सिस्टम की बात की जाती थी। फिर धीरे धीरे 19th 20th सेंचुरी पे जो 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 इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट मैटर है, स्टेट सिस्टम है, वो एक्सपैंड होता है इंटायर टेरिटरी ऑफ द वर्ल्ड। कोलोनाइजेशन एंड की जो जब धीरे धीरे ख़त्म होता है, इम्पीरियलिज्म ख़त्म होता है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिलती है, उन्हें न्यू सवरेन स्टेट बोला जाता है। तो ये न्यू सवरेन स्टेट भी स्टेट सिस्टम का पार्ट बनते हैं और ये और एक्सपैंड होता है। तो स्टेट सिस्टम में आपको इतना समझना है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं ना, उनके बीच का रिलेशन को स्टडी किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ओके, ये डे बाय डे एक्सपैंड भी हो रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है जो सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो है स्टडी ऑन द रिलेशन इन कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। तो जो ये स्टेट सिस्टम या डिफरेंट कंट्रीज के बीच का हम जो इंटरैक्शन और रिलेशन समझ रहे हैं यहाँ पर, वो कन्फ्लिक्ट, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, कोऑपरेशन भी होगा। स्वाभाविक सी बात है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब वेरियस कंट्रीज इंटरैक्ट कर रही हैं यहाँ पर, तो उनके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट है। तो अगर इन केस नेशनल इंटरेस्ट म्यूचुअली मैच कर जाएंगे, कोऑपरेशन होगा। अगर नेशनल इंटरेस्ट म्यूचुअली मैच नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्वाभाविक सी बात। मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल, बहुत ही कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूँगी टू बेटर एक्सप्लेन दिस टॉपिक, आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। जैसे हम इंडिया यूएसए और इंडिया के बायलैटरल रिलेशन को लें अगर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आएगा आपको, कोऑपरेशन भी नजर आएगा। कोऑपरेशन हम कहाँ कर रहे हैं जब इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशन की बात आ रही, तो जैसे इंडो पैसिफिक एरिया में इंडिया भी चाह रहा है कि इंडो पैसिफिक एरिया में जो जो नेविगेशन हो, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए यहाँ पर नेविगेशन, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चाइना का डोमिनेंस हो यहाँ पर, राइट। जिस तरीके से प्रेजेंट में चाइना इंडो पैसिफिक एरिया में अपनी असर्टिवनेस दिखा रहा है, डोमिनेंस प्रेजेंस दिखा रहा है, तो इंडिया इसको लेकर बहुत ही कंसर्न रख रहा है, चिंतित है। तो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे ये है कि एनी हाउ चाइना को कंटेन किया जाए इंडो पैसिफिक एरिया में। एक छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ पर यूएस के भी यही नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि यूएस की हेजेमनी को चाइना के द्वारा चैलेंज किया जा रहा है। तो यूएसए को क्या लग रहा है कि नहीं, मुझे भी चाइना को कंटेन करना है ताकि कहीं मुझे रिप्लेस ना कर दे फर्स्ट पोजीशन से, मेरी हेजेमनी ना छिन जाए। तो उसके भी अपने नेशनल इंटरेस्ट है। तो ये दो म्यूचुअल नेशनल इंटरेस्ट इंडिया और यूएसए को साथ में ला रहे हैं। तो आप देखोगे अभी प्रेजेंट टाइम पे इंडिया और यूएस के बायलैटरल रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप है दोनों के बीच में। तो ये कोऑपरेशन हो गया क्योंकि म्यूचुअल नेशनल इंटरेस्ट मिल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इंडिया हमेशा से फेवर करता है, सपोर्ट करता है कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड होना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो चाइना हो। मल्टीलेटरल वर्ल्ड, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अमंग द ऑल द नेशन स्टेट, और जो इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजंस लिए जाते हैं वहाँ पर हर एक नेशन स्टेट का से होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो इंटरनेशनल सिस्टम क्या होना चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए।
मतलब कुछ रूल्स बनाए जाने चाहिए और उस पर उसके आधार पर डिसीजंस लिए जाने चाहिए। तो आप देखेंगे कि यूएस बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि यूनिलैटरल एक्शंस लेता है। मतलब उसकी हेजेमनी है, डोमिनेंस है, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर यूएसए अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करता है या रूल को इग्नोर किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया और चाइना का। इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट तो आपने सुने होंगे, आपने आपने सियाचिन का सुना होगा, आपने ये जो भी हमारा लेह एंड लद्दाख में बॉर्डर इश्यूज रहते हैं या अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर इश्यूज रहते हैं, इसके बाद से वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है चाइना का उसको लेकर इंडिया उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन भी हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन इसी का ही तो नाम है कि कन्फ्लिक्ट भी है, कोऑपरेशन भी है। इंडिया चाइना के बीच में कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों का ट्रेड का अगर फिगर आप देख लें, जो बायलैटरल ट्रेड है उसके फिगर्स आप देख लें, तो आपको लगेगा फिर कन्फ्लिक्ट कहाँ पर है। मल्टीलेटरल वर्ल्ड के लिए दोनों ही सपोर्ट करते हैं, जैसे इंडिया और चाइना एक ग्रुप के हिस्सा हैं जैसे ब्रिक्स के, और इसके थ्रू इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश की है ताकि जो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक हैं जिसपे वेस्टर्न वर्ल्ड का ज़्यादा डोमिनेंस है, उसके ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस ये खड़े कर पाए यहाँ पर, और इस तरीके से मल्टीलेटरल वर्ल्ड को क्रिएट कर पाएंगे, यहाँ पर मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश कर पाएंगे यहाँ पर। तो इन मुद्दों पर कोऑपरेशन है इंडिया और चाइना के बीच में। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है यहाँ पर स्टडी किया जाता है कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन का। तो आई होप यू गॉट इट कि ये दो एग्जाम्पल्स से आप बेहतर इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। सो कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन में देखा जाता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, जैसे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स, आइडियोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेटेजिक एंड लीडरशिप फैक्टर्स मैटर करते हैं कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन में। जैसे प्रेजेंट में इंडिया का इंगेजमेंट आजकल वर्ल्ड अफेयर्स के साथ में काफ़ी एक्टिव है, तो आप लीडरशिप का फैक्टर भी एक कंसीडर कर सकते हो, जिस तरीके से प्रेजेंट में एक बोल्ड लीडरशिप है इंडिया में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है ये चीज़ कि इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया की जो इंगेजमेंट है वो काफ़ी एक्टिव है। देन हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जैसे इंडो पैसिफिक एरिया में जो यूएस के साथ हम क्या कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ही है। ओके तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है अमंग द स्टेट्स, कोऑपरेशन टू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट टू कोऑपरेशन, ये मूव करते रहते हैं। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल रिलेशन का, स्टडी ऑन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? फोरम्स होते हैं, एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो डिफरेंट नेशन स्टेट को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं फॉर द कम्युनिकेशंस एंड डायलॉग। और इस कम्युनिकेशन और डायलॉग के द्वारा जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस होती हैं उससे बाहर आने की कोशिश की जाती है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सेटल करने की कोशिश की जाती है, एंड फर्दर कोऑपरेशन के लिए रास्ते बनाए जाते हैं। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे फॉर एग्जांपल हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टेररिज्म का मुद्दा हो गया, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो गया, इन सब चीज़ों के लिए डिफरेंट कंट्रीज इकट्ठे होते हैं। ओके तो स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोविड-19 के टाइम पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उसको हो गया। इस तरीके के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलते रहते हैं। मेंशन कर सकते हो आईएमएफ कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक कर सकते हो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे सार्क हो गया, आसियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन सब चीज़ों को भी मेंशन कर सकते हो। ये सब भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के तहत आते हैं। देन स्टडी ऑन द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का स्टडी करना भी एक सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल रिलेशन का। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, या यू कैन से दैट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो डिफरेंट कंट्रीज या स्टेट के बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं, मतलब किसी की मनमानी ना चले। इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में जो एक्टर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, अपना बिहेवियर रखेंगे,
उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं जिन्हें इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। ओके, अब इस तरीके से इंटर स्टेट बिहेवियर पैटर्न इन बोथ पीस टाइम एंड वॉर टाइम, कि जब शांति, इंटरनेशनल पीस होगी तब वो कैसे बिहेव करेंगे, इवन वॉर के दौरान भी। अब वॉर का ये मतलब नहीं है कि जिसकी जैसी मर्जी कर रहे हैं, वॉर के दौरान भी कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होता है। ओके, और इस तरीके से जो जो इंटरनेशनल लॉ है, दीज आर द डिवाइस दैट रेस्ट्रेन्स द नेशन फ्रॉम यूजिंग पावर अगेंस्ट द अदर नेशंस, या मिस यूज ऑफ द पावर को रेस्ट्रेन करते हैं, रोकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप दे देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज से संबंधित जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने की बात की जाएगी, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। इसके बाद से जो सी है उसमें नेविगेशंस को लेकर हो गए, तो जैसे एयर ट्रैफिक को लेकर रूल्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड रूल्स होते हैं, या ट्रेड को लेकर रूल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, स्टडी ऑन द बिहेवियर ऑफ स्टेट एक्टर्स। सो बिहेवियर ऑफ द स्टेट एक्टर्स, सो एक्टर्स आपको पता है क्या है, जो मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल रिलेशंस पे। सो इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो एक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको मेजर दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होते हैं स्टेट एक्टर्स, दूसरे होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप IR की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। स्टेट एक्टर्स जैसे जो 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 हमारा ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, डिफेंस मिनिस्टर्स हो गए, ये सारे। ओके, नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं, जैसे सिविल सोसाइटीज, NGOs, मतलब गवर्नमेंट से उनका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा वो फंडेड नहीं है डायरेक्टली, कंप्लीटली इस तरीके से। तो आप स्टेट एक्टर्स क्या हो गए, दे आर एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। जबकि जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो स्टेट के बिहाफ में नहीं एक्ट करते। जैसे हम मान लीजिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर US की विजिट में जाते हैं, तो US में जाकर वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत सरकार के बिहाफ में वो वहाँ पर गए हुए। ओके, तो इस चीज़ को आई होप कि इस एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स पे आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। सो नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में भी आप एग्जांपल दे दो, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे मान लीजिए प्राइवेट बैंक्स हो गई, ओके, डिफरेंट कंपनीज हैं उनके डेलीगेट्स हो गए, NGOs हो गए, ओके, वेरियस कारपोरेशंस हो गए, टेररिस्ट आउटफिट्स होते हैं, ओके, पार्लियामेंट्री आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स हो गए, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट subject matter of the international relation, you can say that a study on power and power politics. So international relation में according to realist view मेन जो सेंट्रल थीम है वो पावर होती है। जैसे कि हंस जे मॉर्गन था, वो एक रियलिस्ट स्कॉलर्स है जो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अबाउट द पावर पॉलिटिक्स। अब पावर पॉलिटिक्स क्या होती है कि हर एक कंट्री ये चाहती है कि वो पावरफुल पोजीशन में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पावर वो एक्युमुलेट करे। अब ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पावर होगी तो आप दूसरी कंट्रीज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, शेप कर पाएंगे, उनसे वो काम करवा पाएंगे जो आप चाहेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना USA की हेजेमनी है, तो US पावरफुल पोजीशन में है, तो कई बार वो अदर कंट्रीज के बिहेवियर को शेप करता है। तो इस तरीके से अब पावर पॉलिटिक्स किस तरीके से खेली जाती है, फॉरेन पॉलिसी, ऐसी इफेक्टिव या स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती हैं जिसमें हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड होते हैं कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या है और हमें ये कैसे अचीव करना है। ओके, सो स्टडी ऑन द पावर एंड पावर पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जहाँ पर आप बहुत सारे जैसे बैलेंस ऑफ पावर हो गया या सिक्योरिटी डिलेमा हो गया, कलेक्टिव सिक्योरिटी हो गया, ये सारे आपके जो कंसेप्ट हैं वो इससे ही रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट है कि स्टडी ऑन द इम्पीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। तो ये भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल रिलेशन का।
आप देखेंगे कि जो इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म है, ये बेसिकली वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है या चैलेंज है। और ये कोशिश, अगर आपको वर्ल्ड पीस इस्टेब्लिश करना है तो आपको कॉलोनियलिज्म इम्पेरियलिज्म को ख़त्म करना होगा। ओके और इस जैसे प्रेजेंट टाइम पे आप देखेंगे कि कॉन्टेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशन में कॉलोनियलिज्म को जो हमारे स्कॉलर्स हैं जब स्टडी करते हैं तो कहते हैं कि ट्रेडिशनल वे पे या कन्वेंशनल सेंस में कॉलोनियलिज्म तो ख़त्म हो गया है, कि अब ऐसा नहीं होगा कि यूके इंडिया में आकर इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ले। लेकिन हाँ, अभी कॉलोनियलिज्म का न्यू वर्जन आ गया है जो 21st सेंचुरी में चल रहा है, राइट, कॉन्टेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशन में चल रहा है। इसे कह रहे हैं नियो कॉलोनियलिज्म। नियो कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि अभी भी जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कंट्रोल किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, लेकिन कंट्रोल करने के तरीके बदल गए हैं। अब ये जाकर वहाँ कॉलोनी नहीं बनाएंगे, सब्जुगेट नहीं करेंगे, बट अब इनकी जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां आकर इन छोटे छोटे डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड कंट्रीज के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करेंगी, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लॉइटेशन करेंगी, वहाँ मार्केट को मैनिपुलेट करेंगी और इस तरीके से वो प्रॉफिट जनरेट करेंगी। गेटिंग इट? तो नियो कॉलोनियलिज्म से संबंधित जैसे डिपेंडेंसी थ्योरी आपने पढ़ी होगी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ी होगी, तो ये बहुत सारे स्कॉलर्स एंड थ्योरीज हैं जो स्टडी ऑन द इम्पेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म के द्वारा दी गई हैं। इसके बाद से नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि स्टडी ऑन द आइडियोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, जहाँ पर आइडियोलॉजीज़ का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या कंसेप्ट आपके सिलेबस में मेंशन होंगे, जैसे कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, लिबरलिज्म। सो दीज आर द आइडियोलॉजीज या कंसेप्ट जिसको डिस्कस किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस पे। ओके इस और हाँ सो next subject matter of international relation, study on the war and peace. So war and peace को लेकर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। वॉर कब होगा? जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा या स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कह रहे हैं कि चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, तो इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी या हेजेमनी मेंटेन करने के लिए प्रेजेंट टाइम पे आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी चल रहा है यहाँ पर, तो उसे आप कह सकते हो कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर या यूएस चाइना टेंशन, इस तरीके के टर्म यूज किए जा रहे हैं किसके द्वारा? जो 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 हमारे इंटरनेशनल साइंटिस्ट के द्वारा। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे आप एग्जांपल दे सकते हो यूएसए और यूक्रेन का। यूएसए एंड यूक्रेन क्राइसिस चल रही है जिसकी वजह से जो ये वॉर हो रहा है, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सॉरी यूएसए, आई एम सॉरी फॉर दिस इज रसिया यूक्रेन क्राइसिस। ओके सो रसिया और यूक्रेन क्राइसिस जो चल रही है, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों के नेशनल इंटरेस्ट अपने अलग अलग हैं। कई बार रसिया को ये डर लगता है कि यूक्रेन को कहीं नाटो में शामिल ना कर लिया जाए, या रसिया को ये लगता है कि कहीं ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके इन्फ्लुएंस में ना हो। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इस कन्फ्लिक्ट को जनरेट किए और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, इसका सोल्यूशन कोई नहीं निकल रहा है। तो स्टडी ऑन द वॉर एंड पीस किया जाता है किस पे? आपके इंटरनेशनल रिलेशन में। स्टडी ऑन द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब ये वॉर एंड पीस का स्टडी करेंगे तो वॉर के बहुत सारे कारण निकल कर आएंगे। इन कारण को, इन कॉजेस को कैसे रिमूव करें, एलिमिनेट करें, ताकि हम पीस एस्टैब्लिश कर सकें। और इस चीज़ के लिए हम क्या देंगे? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्योरीज दी जाएंगी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्योरीज में को डेवलप करने के लिए आप देखेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश किए जाते हैं, जैसे पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो बहुत सारी मैकेनिज्म्स डेवलप करते हैं कि वॉर को अवॉइड कर सकें, पीस को स्टैब्लिश कर सकें, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर सकें। ये सारी चीज़ें, चाहे वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का यूज़ करके हो, चाहे वो निगोसिएशन से हो, चाहे किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेकर हो। देन आप नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर मेंशन कर सकते हो, स्टडी ऑन द फॉरेन पॉलिसी। इंटरनेशनल रिलेशन में
फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है, क्योंकि जब इंटरनेशनल वर्ल्ड सिस्टम में जो जो वेरियस एक्टर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप रख रहे हैं, तो कुछ मैकेनिज्म्स होंगी ना, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जिनके आधार पर वो इंटरैक्ट करेंगे कि इस कंट्री से इंटरैक्ट करना है, इस कंट्री से नहीं करना है, या कितना करना है। वो डिपेंड करेगा कि उस कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करेंगे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक पॉलिसी के द्वारा, जिसे हम फॉरेन पॉलिसी कहेंगे। सो sovereign states conduct their foreign relations and interact with each other through their foreign policy. These are the external policies of a state which defines the plan actions. So foreign policy क्या है, एक तरीके से plan actions है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लीजिए सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने प्लान ऑफ एक्शन बनाया होगा ना कुछ, कि इतने इतने दिनों में मैं इतनी यूनिट्स ख़त्म कर लूँगा, या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, या इस तरीके के मैं शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए बना रहा हूँ। सो एक प्लान ऑफ एक्शन होता है ना किसी किसी गोल को अचीव करने के लिए। सो इन द सेम मैनर जो फॉरेन पॉलिसी है, ये प्लान ऑफ एक्शंस होता है वेरियस सॉवरेन स्टेट्स का फॉर द इंटरैक्शन विथ ईच अदर। इसके बाद से स्टडी ऑन द मिलिट्री स्ट्रेटजी। ओके, सेम एक और में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है फॉरेन पॉलिसी वाले में इंटरेक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए आप 3 4 5 फ्रेंड्स होते हैं ना, उसमें से हर का नेचर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग गॉसिप करते हैं, कुछ लोग निगेटिविटी करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे, लॉयल नहीं होंगे एज अ फ्रेंड इधर की उधर करने में। तो आपको अगर पता है कि पर्सन ए लॉयल नहीं है, तो मैं इसे कोई सीक्रेट बताऊंगा तो ये जाकर उसको बता देगा। तो इस रूल एंड फैक्टर के आधार पर ही आप इससे बिहेव करोगे। आपने एक रूल बना लिया कि भाई इस बंदे को तो मैंने सीक्रेट्स नहीं बताने हैं कुछ, क्योंकि ये जाकर बता देगा दूसरों को। ओके, तो इस आधार पर आपने ये एक प्लान ऑफ एक्शन बना लिया, और इस आधार पर उससे आप बिहेवियर कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही होता है इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि वहां पर भी तो ह्यूमन बीइंग ही इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। गेटिंग इट? इसके बाद से स्टडी ऑन द मिलिट्री स्ट्रैटेजी। सो इंटरनेशनल रिलेशन में एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज मिलिट्री स्ट्रैटेजी। भाई अगर आप मिलिट्री स्ट्रैटेजी का अध्ययन करेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरीज एंड कंसेप्ट होंगे, तभी आप जो नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व कर पाओगे, अपनी डिफेंस के लिए प्रिपेयर रहोगे। अपनी जो नेशन स्टेट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन उसी आधार पर बना पाएंगे। सो मिलिट्री स्ट्रैटेजी कि भाई हाँ कितने वेपन्स हैं, किस तरीके का यूज़ करते हैं, क्या वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेंगे कि नहीं। जैसे इंडिया की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में न्यूक्लियर वेपन से संबंधित अगर अब एक पॉइंट आपने सुना होगा, नो फर्स्ट यूज़, राइट। इंडिया की जो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है कि नो फर्स्ट यूज़, कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे खिलाफ कोई न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करता है तो हम जोरदार मतलब ज़बरदस्त रिटेलिएट करेंगे, रिटेलिएशन करेंगे। नो फर्स्ट यूज़, पहले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अलायंस भी बनते हैं, मिलिट्री अलायंस, जैसे नाटो के मेंबर्स हो जाते हैं। इसके बाद से मिलिट्री पैक्ट्स होते हैं, आर्म कंट्रोल्स, डिसआर्मामेंट मेजर्स, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशंस। तो इस तरीके की चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैटर में स्टडी ऑन द मिलिट्री अलायंसेस एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, पहले इन मिलिट्री अलायंसेस को स्टडी करना, क्या फैक्टर्स हैं जो इन मिलिट्री अलायंस को बनाने के में हेल्प किया, कंट्रीब्यूट किया, इनकी सक्सेस क्या रही, फेल्योर्स क्या रहे, ये इम्पैक्ट कैसे डाल रहे हैं। देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, सार्क, आसियान, राइट, अफ्रीकन यूनियन। तो ये इस तरीके से आपको इन्हें भी इसमें स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्रीज के गोल्स होते हैं कि उस कंट्री के पर्टिकुलर गोल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। अभी फॉर एग्जांपल हमारा गोल है कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहिए, मतलब हमें अचीव करना है। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट एक ये भी रहेगा इकोनॉमिक डोमेन में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया से
इन्वेस्टमेंट लेकर इंडिया में आए। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या करेंगे, इंडिया में फैसिलिटेट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, या फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट कि लैंड अवेलेबल कराएंगे। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है हमारा, मैक्सिमम इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाना, इंडिया को एक एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, उसके लिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स लेकर आएंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम दूसरे नेशन स्टेट के साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे ना कि उनको इन्फ्लुएंस कर पाएं कि इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करिए आप। ओके, एक एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से स्टडी ऑन द नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल रिलेशन में एज अ सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि इसी के आधार पर आप ये कंक्लूड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि पर्टिकुलर स्टेट इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। देन नेक्स्ट है स्टडी ऑन द आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि जो न्यूक्लियर एज में जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ पर मल्टीपल स्टेट्स के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो यहाँ पर, और दैट इज डिवास्टिंग इन नेचर। ओके, सो डिसआर्मामेंट बेसिकली क्या है, सीक्स टू कंट्रोल द आर्मामेंट्स। डिसआर्मामेंट मतलब ये मैंने आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट दोनों में डिफरेंस को मैंने डिटेल में बताया है। यहाँ पे सिंपली मैं करूँ तो आर्म कंट्रोल्स मतलब हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि फ्यूचर में भी कोई जो वेपन है, मिलिट्री वेपन्स, वो ना बनाए जाएं। डिसआर्मामेंट जो एग्जिस्टिंग वेपन्स है उनको हम डिसआर्म करें, डिस्ट्रक्शन करें उनका, एक तरीके से उन्हें नष्ट कर दें। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद से स्टडी ऑन द इकोनॉमिक फोर्सेस, भाई पॉलिटिकल इकोनॉमी आपने सुना होगा। सो इंटरनेशनल रिलेशन में इकोनॉमिक फोर्सेस का स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम सुनी होगी। इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स में एक डिस्क्रिमिनेशन सुना होगा, फॉरेन एड, कस्टम, टैरिफ, डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज जो लगती हैं, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। सो इंटरनेशनल रिलेशन को कंडक्ट करने में ये सारे इश्यूज काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड की सभी इकोनॉमीज पर पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इन जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि फूड प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्लानिंग, डेवलपमेंट, रेट एक्सचेंज, ये यहाँ पे बहुत सारे मेंशन हैं टर्म्स जिन्हें आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। इकोनॉमिक फोर्सेस का डीप रिसर्च के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम IMF कहते हैं, और UN की वेरियस एजेंसीज जो इकोनॉमिक फोर्सेस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके बाद से और भी बहुत सारी सब्जेक्ट मैटर कर सकते हो, जैसे कि स्टडी ऑन द डिप्लोमेसी, स्टडी ऑन द एरिया एंड रीजनल स्टडीज, जैसे साउथ एशिया का स्टडी करना, ईस्ट एशिया कंट्री या मिडिल ईस्ट का स्टडी करना। देन स्टडी ऑन द इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर, या वाटर पोल्यूशन पे बात कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन पे बात कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन पे बात की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। स्टडी ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, रिफ्यूजीज क्राइसिस हो गए आपके यहाँ पर, वुमेन राइट्स हो गए, चाइल्ड राइट्स हो गए, यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। स्टडी ऑन द ट्रांसनेशनल कंपनीज, ट्रांसनेशनल कंपनीज वो होती हैं जिनका जो दायरा है काम करने का, ऑपरेशन का, वो 2 या 2 कंट्रीज से ज़्यादा होता है, वो होती हैं ट्रांसनेशनल कंपनीज। देन स्टडी ऑन द ग्लोबलाइजेशंस, राइट, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन में जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। देन स्टडी ऑन द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशंस, किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इम्पैक्ट कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो ये बहुत सारे डायमेंशन है, सब्जेक्ट मैटर है जो आप लिख सकते हैं। सो आई होप कि जो आज का डिस्कशन है मोर देन इनफ है आपको ये समझने के लिए कि हाँ सब्जेक्ट मैटर क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन का। नेक्स्ट हम वीडियो डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द IR, इंटरनेशनल रिलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इस पर हम एक अगला वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट डिस्कशन होगा। सो आई होप सो कि सब्जेक्ट मैटर वाला वीडियो आपको समझ में आया है गाइस, एंड
अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बिलो कि हाँ सब स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर पर आपको एनफ कंटेंट मिल गया और ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया. So thank you so much guys, thank you, thanks for watching, and yes, please do subscribe my channel, share with your friends and like the video, comment me below, and please follow me on the Instagram. आप मुझे DM करना अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो. एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग.